Hello students, welcome to All About Civil. Structural Mechanics Unit 3 हम डिस्कस कर रहे हैं shear and bending diagram. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि shear force क्या होती है और shear force का एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने एक बॉक्स का डायग्राम देखा था. उस पर जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग सरफेसेस पर फोर्स लगा रहे थे तो बॉडी के अंदर शीयर स्ट्रेन डेवलप हो गया था. तो उस शीयर स्ट्रेन डेवलप जो हुआ था वो जिसकी वजह से हुआ था उसका नाम था शीयर फोर्स. और फिर उसके बाद हमने स्टडी किया था बेंडिंग मोमेंट. इसका एग्जांपल हमने देखा था कि जब भी कपड़े सुखाने वाली रस्सी जो होती है उस पर अगर हम लोड डाल देते हैं, किसकी फॉर्म में, कपड़े डाल देते हैं जब, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो रस्सी बेंड हो जाती है. तो उसको हम देख सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर की फॉर्म में. अगर कोई भी मेंबर लोड लगने पर बेंड हो गया, झुक गया या मुड़ गया तो उसे हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट. तो आज हम पढ़ेंगे शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम. शीयर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स आर analytical tools used in conjunction with structural analysis to help perform structural design by determining the value of shear force and bending moment at a given point of a structural element such as a beam. अब जो भी shear force होती हैं या फिर bending moment diagram होता है, इनकी हेल्प से हमें आसानी हो जाती है किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में. अब जब हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के टाइम पर हम देखते हैं कि कितनी फोर्सेस स्ट्रक्चर पर आने वाले टाइम में लगेंगी. उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस शीयर प्रोड्यूस करेंगी, शीयर फोर्स होंगी, कौन सी और जो फोर्सेस हैं वो बेंडिंग प्रोड्यूस करेंगी. तो शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, इनकी हेल्प से हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में डिज़ाइनिंग बहुत ही मेन पॉइंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को एनालाइज करना ज़रूरी है. स्ट्रक्चर एनालाइज मीन्स ऐसा नहीं है कि हम सीधा, अगर हमारा प्लान है एक मॉल बनाने का तो हम मटेरियल मंगाते हैं कितना भी और फाउंडेशन बना देते हैं. सबसे पहले हम किसी भी बिल्डिंग के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं. बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे. अब बिल्डिंग डिज़ाइन शुरू होती है ऊपर से. हम देखते हैं सबसे टॉप वाला जो पॉइंट है वहाँ पर कितना लोड आ रहा है. तो ये लोड्स आते रहेंगे. सबसे टॉप फ्लोर का हम लोड देखेंगे, फिर उससे नीचे वाले फ्लोर का लोड देखेंगे, फिर उससे नीचे वाले फ्लोर का लोड देखेंगे. तो ऐसे करते करते जितने भी फ्लोर्स बनने हैं, जितने भी मंजिल बननी है, हम उन सब का लोड काउंट करते रहते हैं. फिर उसके अकॉर्डिंग हम नीचे वाले मेंबर्स को डिज़ाइन करते रहते हैं. क्योंकि फाउंडेशन, अगर हम सबसे पहले फाउंडेशन डिज़ाइन कर देंगे, नींव अगर हम डिसाइड कर देंगे, तो हमें नहीं पता ना कि ऊपर लोड कितना है. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पूरा लोड बिल्डिंग पर कितना आ रहा है. उस लोड के बेसिस पर हम फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं. तो अब सब चीज़ें जब डिज़ाइन हो जाती हैं तो हमें देखना होता है कि इतना लोड आ रहा है, तो इस लोड से कितनी शीयर फोर्सेस डेवलप होंगी और कितना बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा. तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर को डिज़ाइन करते हैं. यानी कि सपोज़ हम बात कर रहे हैं 5th फ्लोर की, तो 5th फ्लोर पर हमें पता रहेगा कितना लोड आ रहा है. तो उस लोड के बेसिस पर हम वहाँ की शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेंगे. तो अब हम वहाँ जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं, मेंबर्स यानी कि जो कॉलम है, जो बीम है, हम उनको इस प्रकार डिज़ाइन करेंगे कि जो उन पर लोड आ रहा है वो झेल लें वो और फेल ना हो जाए. तो इसलिए शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है. अब हमें स्ट्रक्चर में हर एक पॉइंट पर फाइंड करना होता है. टोटल तो हम फाइंड करते ही हैं. अगर सपोज़ हमारे पास एक बीम है, बीम में हम हर एक पॉइंट पर फाइंड करते हैं
कि सेंटर पर कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, कॉर्नर्स पर कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, और बीच में जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं, तो उन पॉइंट्स पर क्या क्या लोड्स आ रहे हैं और क्या क्या बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, क्या शेयर फोर्सेस हैं। तो हम हर पर्टिकुलर जगह के लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं हर एक स्ट्रक्चर मेंबर के लिए। These diagrams can be used to easily determine the type, size, and material of a member in a structure so that a given set of loads can be supported without structure failure. अब जब हमें पता चल जाएगा कि किस जगह पर कितना लोड आ रहा है और इस लोड की वजह से कितनी शेयर फोर्सेस डेवलप हुई हैं, कितना बेंडिंग मोमेंट डेवलप हुआ है, तो इसके बेसिस पर हम मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे। अब हम इस फोर्सेस के बेसिस पर देखेंगे ना कि अगर बेंडिंग मोमेंट कम आ रहा है, शेयर फोर्स कम है, तो हम ऐसा मेंबर लगाएंगे, ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे कि वो कम को झेल सके। और अगर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला हो, जो ज़्यादा लोड को झेल सके। अब मटेरियल के साथ साथ हम टाइप डिसाइड करेंगे, जैसे अलग अलग शेप्स होती हैं, टी बीम, एल बीम, तो हम उसमें वो भी डिज़ाइन करेंगे कि कौन सा बीम हमें डिज़ाइन करना है। फिर साथ में हम साइज़ देखेंगे कि हमें किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर, सपोज कॉलम है या बीम है या स्लैब है, तो हमें साइज़ क्या रखना है। तो ये सब कुछ चीज़ें, टाइप, साइज़ और मटेरियल, किसी भी मेंबर के लिए हम डिसाइड करते हैं शियर फोर्स डायग्राम से और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से, जिससे कि स्ट्रक्चर फेल ना हो और हमारा मेंबर सारे लोड्स को झेल सके। Another application of shear and bending moment diagram is that the deflection of a beam can be easily determined using either the moment area method or conjugate beam method. आगे हम बहुत सारे मेथड्स भी पढ़ेंगे, मोमेंट एरिया मेथड हो गया जैसे, या फिर कॉन्जुगेट बीम मेथड हो गया। तो ये सब मेथड्स किस लिए यूज़ होते हैं? ये सब मेथड्स यूज़ होते हैं किसी भी बीम में डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। अब ये डिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्लेक्शन होता है कि बीम जब लोडिंग हुई, उस पर लोड लगा, तो उसकी शेप चेंज होती है, यानी कि अपनी जो ओरिजिनल जगह थी वहाँ से थोड़ा खिसक जाता है, कुछ बेंड होता है। तो जितना बेंड हुआ है उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम बोलते हैं बेंडिंग, डिफ्लेक्शन। जितना बेंडिंग में चेंज आया उसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन, कि ओरिजिनल प्लेस कहाँ थी और अब वो मेंबर कहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब वो बेंडिंग की वजह से भी आ सकता है या फिर किसी और फोर्स की वजह से भी आ सकता है। तो अब शियर फोर्स और मोमेंट डायग्राम से हम किसी भी मेंबर का डिफ्लेक्शन बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो मोमेंट एरिया मेथड से हो या फिर कॉन्जुगेट बीम मेथड से हो। तो शियर फोर्स डायग्राम, एसएफडी एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बीएमडी, इनके हमारे पास ये फ़ायदे हैं। स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि स्ट्रक्चर फेल ना हो और हर एक मेंबर प्रॉपरली डिज़ाइन हो जाए। और साथ में हमें पता चल जाता है कि हमें जो भी मेंबर बनाना है उसका टाइप कैसे रखना है, साइज़ क्या रखना है और मटेरियल कौन सा उसमें यूज़ करना है। और डिफ्लेक्शन भी हम आसानी से पता कर पाते हैं कि क्या डिफ्लेक्शन आएगा। अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग हमारे पास ऑलरेडी पता है, तो हम किसी भी मेथड से फाइंड कर लेंगे डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से हमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की इम्पॉर्टेंस क्या है, कि ये हम क्यों बना रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ हम करते हैं हमें उसका पर्पस पता होना चाहिए। अगर हमें पर्पस नहीं पता होगा कि ये काम हम कर क्यों रहे हैं, तो हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते, क्योंकि फिर तो हम फालतू कामों में जाते रहेंगे। तो इसलिए हम जो भी करते हैं उसका पर्पस हमें पता होना चाहिए। कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हम इस वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं, तो वो वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, उस वैल्यू से क्या होगा, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज़ क्या है इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में इस चीज़ का यूज़ क्या है, तो वो चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। तो हमने यहाँ से एसएफडी और बीएमडी की इम्पोर्टेंस पढ़ ली है।
आगे देखते हैं। देखो अब आपको ना डायग्राम दिख रहा होगा, ये 3 आपको डायग्राम दिख रहा है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला डायग्राम देखो, जिसमें आपको एक स्ट्रक्चरल मेंबर दिख रहा है। मान लो कि ये एक बीम है, ये बीम है। अब इस पर ग्रीन एक साइड डॉट दिख रही है, राइट साइड में एक ग्रीन डॉट दिख रही है और लेफ्ट साइड में दिख रहा है एक ट्रायंगल। अब ये क्या है, ये सपोर्ट्स हैं, हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। तो सिंपली सपोर्टेड हमने इसे मान लिया कि ये सिंपली सपोर्टेड है, लिखा है इसमें सिंपली सपोर्टेड हमें कंसीडर करना है। तो हमने मान लिया कि एक कोई भी बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है, यानी कि कोई मूवमेंट वगैरह रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, कोई फोर्सेस मोशन को नहीं रोकेगा, सिर्फ सपोर्ट कर रखा है। तो अब ये बार है, अब हमने इस बार पर बीच में लोड लगाया। लोड क्या है, लोड की वैल्यू है P। अब ये लोड कौन सा लोड लग रहा है, लोड है P। हमने टाइप ऑफ लोड्स पढ़े थे ना, पॉइंट लोड पढ़ा था, यूडीएल पढ़ा था और यूवीएल पढ़ा था। तो ये कौन सा लोड हुआ, ये हुआ पॉइंट लोड, क्योंकि ये एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, बस सिंगल पॉइंट P पर। तो ये पॉइंट P पर एक्ट हुआ। और देखो टोटल लेंथ L है मेंबर की, और L/2 राइट से डिस्टेंस है और L/2 लेफ्ट से डिस्टेंस है, यानी कि बिल्कुल ही सेंटर पर पॉइंट लग रहा है। अब जब हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, तो जैसे सेकेंड डायग्राम में अब आप आ जाओ, फर्स्ट और थर्ड को भूल जाओ। तो देखो ब्लू कलर से जो लाइन बनी है, इस टाइप से हम शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अब शियर फोर्स डायग्राम हम पूरा बनाना भी सीखेंगे हर एक लोड के लिए, चाहे वो यूडीएल हो, यूवीएल हो, चाहे वो पॉइंट लोड हो। तो हम हर एक डायग्राम का शियर फोर्स डायग्राम भी बनाना सीखेंगे। अभी बेसिक देखो कि सिंपली सपोर्टेड अगर कोई हमारे पास मेंबर है और उसमें सेंटर में पॉइंट लोड लगा है, तो उसका शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें कि राइट साइड में नीचे तरफ जो वैल्यू है वो है -P/2 और ऊपर साइड लेफ्ट में जो है वो है P/2 पॉजिटिव। ऐसे बनता है शियर फोर्स डायग्राम, यानी कि शियर फोर्स कितनी लगेगी। अब थर्ड डायग्राम में आ जाओ। थर्ड डायग्राम में है मोमेंट, यानी कि कौन से पॉइंट पर कितना ज़्यादा मोमेंट डेवलप होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर उस वाले एग्जाम्पल में पहुँच जाओ जिसमें एक रस्सी पर हमने कपड़े डाले थे, जिससे वो बेंड हो गई थी। शुरुआत में बिल्कुल स्ट्रेट थी, लेकिन जैसे ही हमने लोड लगाया, अब आप देखो छत पे जाना कपड़े डालने, तो बिल्कुल सेंटर में एक कपड़ा डालना, तो देखना कि वो रस्सी सेंटर से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि सेंटर से वो बेंड हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड उधर लगा सेंटर में और बेंडिंग भी वहीं सबसे ज़्यादा आई। अब आप दूसरा काम करना कि वो सेंटर से हटाना और किसी और कॉर्नर में कॉर्नर और सेंटर के बीच में डालना। तो जब आप कपड़ा वहाँ डालोगे तो लोडिंग वहाँ ज़्यादा हुई तो डिफ्लेक्शन वहाँ ज़्यादा आ जाएगा। तो यानी कि डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है कि लोडिंग किस पॉइंट पर है। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं P लोड लगाया हमने, पॉइंट लोड लगाया है सिंपली सपोर्टेड में। तो अब बिल्कुल सेंटर में हमने लोड लगाया, तो यानी कि बेंडिंग की मैक्सिमम वैल्यू सेंटर में आएगी। तो ये जो रेड लाइन से आपको शो हो रहा है ट्राइंगल, ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट को हम ऐसे शो करते हैं। अब कॉर्नर्स पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़े तो सेंटर पर बेंडिंग की वैल्यू बढ़ती गई, यानी कि जैसे जैसे हम सेंटर के पास जाएंगे तो बेंडिंग की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और फिर जैसे ही सेंटर से हम थोड़ा आगे निकले तो ये वैल्यू धीरे 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 रिड्यूस होने स्टार्ट हो गई। वैल्यू रिड्यूस हुई और रिड्यूस होके जब हम कॉर्नर तक पहुँचे तो वैल्यू बिल्कुल 0 पर आ गई थी। तो ये है मोमेंट। जिस डायग्राम में हम बेंडिंग मोमेंट को शो करते हैं हर एक पॉइंट पर, अब देखो ये जो हमारे पास बीम है, बेंडिंग मोमेंट हर पॉइंट पर हमने शो किया है, चाहे वो कॉर्नर हो, कॉर्नर के लिए भी हमने बेंडिंग मोमेंट बनाया है।
कि कॉर्नर पर रहेगा तो क्या वैल्यू रहेगी, सेंटर पे रहेगा तो क्या वैल्यू रहेगी। हमें अगर L/2 के सेंटर पे फाइंड करना है तो उसके लिए भी हम BMD फाइंड कर सकते हैं, यानी कि टोटल लेंथ किसी भी मेंबर की, उसमें हर एक पॉइंट पर जब हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ऐसे ही जब शियर फोर्स को हम पूरी लेंथ की किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे इसका कन्वेंशन। अब कन्वेंशन का क्या मतलब है? कन्वेंशन का मतलब है कि कौन सा साइन हमें पॉजिटिव लेना है, कौन सा वैल्यू को हमें नेगेटिव कंसिडर करना है, शियर फोर्स को हमें क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना है। तो ये सब कुछ चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। Although these conventions are relative and any convention can be used if stated explicitly, practicing engineers have adopted a standard convention used in design practices. तो अब जो हम पढ़ेंगे उसको इंजीनियर्स यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड काम करने में, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में ये यूज़ होता है। देखो नॉर्मल कन्वेंशन क्या है, सबसे पहला आ जाओ नॉर्मल कन्वेंशन पे। The normal convention used in most engineering application is to label a positive shear force one that spins an element clockwise, यानी कि कोई भी ऐसी shear force जो कि किसी भी मटेरियल को क्लॉकवाइज घुमाती है। अब क्लॉक कैसे घूमती है, बड़े वाली सुई देखो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि क्लॉक की तरीके से राइट की तरफ जाती है, नीचे तक जाती है, फिर लेफ्ट में ऊपर की तरफ आ जाती है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर कोई भी मटेरियल पर ऐसी फोर्स लगी है जो कि उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ऐसी शियर फोर्स जो कि क्लॉकवाइज स्पिन कर दे रही है, घुमा दे रही है, तो उसे हम पॉजिटिव फोर्स कंसीडर करेंगे। अप ऑन द लेफ्ट एंड डाउन ऑन द राइट, अगर लेफ्ट में है तो अप है और राइट में है तो डाउन है। Likewise, the normal convention for a positive bending moment is to warp the element in a U-shape manner. और नॉर्मल कन्वेंशन ये भी है कि जो भी मटेरियल को U शेप में बना देगी, यानी कि क्लॉकवाइज ऑन लेफ्ट और काउंटर क्लॉकवाइज ऑन राइट, तो इसे भी हम पॉजिटिव बोलेंगे। अब देखो जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था, पहला बॉक्स देखो, दो फिगर्स दिख रही हैं, तो सबसे पहला बॉक्स देखो, इसमें अगर ये फोर्सेस अभी रुकी हुई हैं, फोर्सेस ये लगना स्टार्ट होंगी तो मटेरियल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा, यानी कि राइट में जाएगा, नीचे जाएगा, फिर लेफ्ट, इस तरीके के वो स्पिन करना शुरू कर देगा। तो या तो इस तरीके की फोर्स को हम पॉजिटिव बोलते हैं, या फिर जैसे राइट में एक और डायग्राम दिया है जिसमें हमने दोनों साइड से फोर्स लगाई है, यानी कि अब जैसे हम यू बनाते हैं ना, कि दोनों साइड से फोर्स लग के अगर यू टाइप बन रहा है तो भी हम उसको पॉजिटिव फोर्स बोलते हैं। अनदर वे टू रिमेंबर दिस इज इफ द मोमेंट इज बेंडिंग द बीम इनटू अ स्माइल, देन द मोमेंट इज पॉजिटिव विद कंप्रेशन एट द टॉप ऑफ द बीम एंड टेंशन ऑन द बॉटम। अब एक और चीज़, शियर फोर्स की हमने बात कर ली, अब हम बेंडिंग की बात करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट यू शेप में ला देगी। अब पहुंच जाओ उस वाली रस्सी पे जिस पे हमने कपड़े डाले थे, उस रस्सी से बहुत सारे हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो उस रस्सी पे हम पहुंच गए। अब रस्सी पे जब हमने कपड़े डाले तो रस्सी की शेप चेंज हो गई, पैराबोला टाइप बन गया। और ये कैसा है, स्माइल टाइप। जब हम इमोजी बनाते हैं तो उसमें स्माइली बनाते हैं, स्माइली में जैसे स्माइल करता है वो, तो स्माइल वाली शेप हो जाती है ना उस रस्सी की। तो अगर ऐसा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है जिसमें स्माइल शेप बन रही है, पूरी तरीके से स्माइल नहीं बनेगी पर हल्की सी आप लोग को समझ में आ जाएगा, रिलेट कर पाओगे कि जब भी स्माइली शेप आएगी तो हम उसको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। और अगर यू बन रहा है तो उस रस्सी को देखो, अगर आप थोड़ा सा और घुमाओ, ज़्यादा लोडिंग कर दोगे और रस्सी को जो उसके कॉर्नर से वो पास पास है, तो वो यू शेप भी बन सकता है। तो अगर यू शेप बन रहा है और स्माइली बन रहा है तो हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारी बेंडिंग है वो पॉजिटिव है। और अगर
यू शेप नहीं बन रहा है, पहाड़ जैसा बन रहा है, तो हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, जब हम कपड़े डाल देते हैं रस्सी पर तो जैसी शेप हो जाती है। तो अगर हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो ऊपर उसके अंदर कंप्रेशन आ जाता है और नीचे टेंशन आ जाती है। अब ये चीज़ कैसे समझोगे, सेकंड डायग्राम देखो। सेकंड डायग्राम के अगर मैं सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली, पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। अब मैंने इसको बेंड करना शुरू किया, जो दो एरो लगे हैं ना, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में एज्यूम करके देखो, इसे मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होगा लाइन के, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन है ना, तो सेंटर के जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके अंदर कंप्रेशन आ जाएगा, यानी कि वहाँ के पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे। और जबकि जो लाइन के नीचे वाला पोर्शन होगा वहाँ पर खिंचाव हो जाएगा, वहाँ टेंशन हो जाएगी, वहाँ सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट में कंप्रेशन होता है और नीचे वाले में टेंशन आती है, जब भी हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का केस डिस्कस करते हैं। द कन्वेंशन वॉज सेलेक्टेड टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ बीम्स। तो हमने ये कन्वेंशन को डिस्कस किया है जिससे कि हम जो बीम है जब हम उसको एनालाइज करेंगे, यानी कि बीम को समझेंगे, तो वो हम सिंपल कर सकें। सिंस अ हॉरिजॉन्टल मेंबर इज़ यूजुअली एनालाइज्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर में बीम्स भी आते हैं, स्लैब्स भी आते हैं, तो जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है हम उसको एनालाइज करते हैं लेफ़्ट से लेके राइट की तरफ, यानी कि लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट तक बढ़ते रहते हैं। एंड पॉजिटिव इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज़ नॉर्मली टेकन टू बी अप। अब जो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रही हैं उसको हम पॉजिटिव देखते हैं और जो नीचे की साइड है उसको नेगेटिव। द पॉजिटिव शेयर कन्वेंशन वॉज चूजन टू बी अप फ्रॉम लेफ्ट। अगर लेफ्ट में ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव है, और अगर वो नीचे की तरफ लग रही है राइट में तो वो नेगेटिव है। एंड टू मेक ऑल ड्राइंग कंसिस्टेंट डाउन फ्रॉम द राइट, द पॉजिटिव बेंडिंग कन्वेंशन वॉज चूजन सच दैट अ पॉजिटिव shear force would tend to create a positive moment। अब हमने पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का कन्वेंशन देखा है, तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव shear force जब लगेगी तो वो पॉजिटिव मोमेंट को क्रिएट करेगी। पॉजिटिव मीन्स अगर ऊपर की साइड लग रही है फोर्स लेफ्ट में पॉजिटिव हुआ, ऐसी राइट में भी ऊपर की साइड लग रही है तो पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव लगेगी फोर्स ऊपर की साइड तो जो इस तरीके से बेंडिंग डेवलप होगा तो ये बेंडिंग भी पॉजिटिव होगा, यानी कि shear फोर्स अगर पॉजिटिव है तो बेंडिंग मोमेंट जो डेवलप हो रहा है वो भी पॉजिटिव होगा। तो shear फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के यहाँ से आपको साइन कन्वेंशन क्लियर हो गए होंगे। और जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उनको अगर आप दिमाग में सेट कर लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत आसानी रहेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब तक चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, तब तक समझ नहीं आएगा। और जैसी चीज़ों को समझने लगोगे तब हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियरिंग में चीज़ें रटनी नहीं होती, इंजीनियरिंग में चीज़ें समझनी होती है। क्योंकि आप एक टाइप की प्रॉब्लम पढ़ के गए, साइट पर अगर कुछ और हो गया तो आप ये सोचोगे कि हमने तो ऐसी प्रॉब्लम पढ़ी नहीं है, हमने तो कोई और प्रॉब्लम पढ़ी थी। तो ज़रूरी है दिमाग चलाना और चीज़ों को समझना, याद नहीं करना। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको आज क्लियर होगी। ये डायग्राम दिमाग में रखना, shear फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, और उसके बाद हमने देखा है कन्वेंशन यानी कि हम shear फोर्स को कैसे डिस्कस करते हैं, कौन सा पॉजिटिव लेते हैं, कौन सा नेगेटिव लेते हैं, और साथ में हमने बेंडिंग मोमेंट को देखा कि बेंडिंग मोमेंट में हम कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं और कौन सी नेगेटिव लेते हैं।
ओके, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का हमने यहाँ से इंट्रोडक्शन देख लिया और साथ में कन्वेंशंस क्लियर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।